नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आज पूरे 1 महीने हो गए शपथ लिए हुए। इस अवधि में उन्होंने साफ दिखा दिया कि वे प्रशासन, सत्ता संचालन और जनहित के मसले पर काम कैसे करते हैं। इस 1 महीने की अवधि में कई उनके निर्णय ऐसे थे जिसने उन्हें बहुत सुलझी हुई सोच वाले राजनेता के तौर पर स्थापित किया। इंदौर की हुकुमचंद मिल के मजदूरों का सालों से रुका हुआ पैसा दिलवाकर उन्होंने ये बता दिया कि वे सिर्फ जुमले के लिए नहीं कहते कि मैं भी मजदूर का बेटा हूं। अकड़ में रहने वाले कई अधिकारियों को भी अपने निर्णयों से साफ दिखा दिया कि सरकार के लिए आम लोग कितने महत्वपूर्ण हैं। भोपाल के मंत्रालय में बैठे अधिकारियों को संभाग की जिम्मेदारी सौंपी और संभागीय समीक्षा बैठकों के जरिए साफ संकेत दिए कि सरकार जिले और संभागों से चलेगी, भोपाल से नहीं। उधर इसी दिन 1 महीने पहले पूर्व हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अभी तक इस तथ्य को शायद पचा नहीं पा रहे कि वे पूर्व हो चुके हैं। कभी अपने बयानों में वे धमकी देते हैं, कभी असहायता प्रदर्शित करते हैं, कभी हताशा दिखाते हैं, तो कभी आत्ममुखता वाला स्वरूप झलकाते हैं। सिर्फ शिवराज नहीं, अब तो उनके बेटे कार्तिकेय, जो पार्टी में संभवतः किसी बड़े पद पर नहीं है, मेरे सर्वोत्तम संज्ञान के मुताबिक, कहने लगे हैं कि अवसर आने पर वे सरकार से टकराने में भी संकोच नहीं करेंगे। तो आज बात करेंगे बीते 1 महीने में नई सरकार की फंक्शनिंग की, उसके लिए गए फैसलों की, इस बात की भी कि शिवराज जी और उनके बेटे की बेचैनी की वजह क्या है। क्या पार्टी इन बयानों को गंभीरता से सुन भी रही होगी या नहीं। मैं रिजेक्टेड नहीं हूं कहकर शिवराज किसे मैसेज देना चाह रहे हैं। बहुत नए सवाल जिन्हें लेकर एक खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। आज एमपी में बतौर मुख्यमंत्री शपथ लिए डॉक्टर मोहन यादव को पूरे 1 महीने हो गए। इस 1 महीने में अपनी कार्यप्रणाली से उन्होंने बता दिया कि वे कितनी समझबूझ के साथ सरकार चला रहे हैं। उन्होंने मंत्रालय की एसी बिल्डिंग में बैठने के आदि अफसरों को मैदान में दौड़ा दिया। संभागीय समीक्षा करके ये भी बता दिया कि सरकार जिलों और संभागों से ही चलेगी। उनके फैसले सख्त हैं लेकिन लहजे में अकड़ नहीं है। उनके तकरीबन हर निर्णय से उनकी संजीदगी झलक रही है। इधर 1 महीने बीत जाने के बाद भी पूर्व हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शायद अभी तक इस तथ्य को पचा नहीं पाए हैं। उनके बयानों से कभी दर्द, कभी गुस्सा, कभी चुनौती तो कभी हताशा साफ दिखती है। रोज वे ऐसा कुछ न कुछ बोलते हैं जिससे लगता है कि वे पार्टी को चैलेंज कर रहे हैं। आलम यह है कि अब उन्हें खुद कहना पड़ रहा है कि वे रिजेक्टेड नहीं है, जबकि मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने भाषण में उनके लिए जरूर सम्मान का भाव रखते हैं। आज शहडोल में भी उन्होंने शिवराज को यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री कहकर संबोधित किया। जब नई शिक्षा नीति लेकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको आह्वान किया, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार में मैं शिक्षा मंत्री था। हमने नई शिक्षा नीति लागू करके पूरे देश में सबसे पहले अगर किसी ने शिक्षा नीति लागू की है तो हमने लागू की थी, मध्य प्रदेश के अंदर लागू की थी। जब जनता नकार दे, लोग गाली देने लगे, बहुत दिन हो गया यही बैठा हुआ है। अपन छोड़ के भी आए तो ऐसे आए कि जहाँ जाते हैं लोग कहते हैं मामा 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 मामा। मुझे कहा फार्मर चीफ मिनिस्टर, लेकिन अपन रिजेक्टेड नहीं है। इस 1 महीने में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सत्ता और संगठन के साथ तालमेल रखते हुए आम लोगों से जुड़े मसलों में बहुत त्वरित और गंभीर निर्णय लिए। अधिकारियों को भी ये स्पष्ट बताया कि उनकी जवाबदेही सत्ता के प्रति कम और जनता के प्रति ज्यादा है। इस सब के बावजूद अकेले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही नहीं, बल्कि उनके बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान, जो पार्टी में किसी महत्वपूर्ण पद पर नहीं है, वे भी दम से कह रहे हैं कि भले ही सरकार अपनी है, लेकिन यदि मौका पड़ा तो वे अपनी सरकार से भी टकराने को तैयार हैं। वैसे तो लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपनी सरकार है, लेकिन लड़ना पड़ा तो इस बात के लिए आप निश्चित करिए, अगर आपके लिए लड़ना पड़ा, अगर हक के लिए लड़ना पड़ा तो वैसी नौबत नहीं आएगी, लेकिन अगर नौबत आई तो उसके लिए भी कार्तिकेय तैयार है। जाहिर है कि ऐसे बयानों को पार्टी के आला नेता अनदेखा तो नहीं कर रहे होंगे। इसमें तारीफ करना होगी मुख्यमंत्री मोहन यादव की कि वे कई बार शिवराज के बंगले जाकर उनसे व्यक्तिगत मिलकर आ चुके हैं। जबकि उनकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति होता तो जिस तरह से उनकी ताजपोशी पार्टी ने की है वो अकड़ कर चलता, लेकिन डॉक्टर यादव ने अपनी अतिशय विनम्रता नहीं छोड़ी और यही उनकी गंभीरता को झलकाने के लिए पर्याप्त भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV।
तो उन खास मेहमानों का मैं आपसे तारुफ करा देता हूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं भूपेन गुप्ता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं और विद्वान प्रवक्ता भी हैं। बहुत स्वागत है भूपेन जी का। दूसरे मेहमान है ब्रजगोपाल लोया, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और विद्वान प्रवक्ता हैं। ब्रजगोपाल जी का भी बहुत स्वागत। और तीसरे मेहमान है पवन देवलिया, वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। पवन जी का भी स्वागत। शुरुआत सबसे पहले कर लेते हैं ब्रजगोपाल जी से। ब्रजगोपाल जी, ये कहा ही जा रहा है कि इस बार की जो सरकार है वो संगठन और सत्ता का बहुत अच्छे समन्वय वाली सरकार है। एक महीने में कैसी मार्किंग करते हैं आप, कैसे देखते हैं गवर्नमेंट के कामकाज को? नहीं, देखिए, सरकार के कामकाज को हमारा देखने का तो एक नजरिया हो सकता है, परंतु मीडिया भी जिस नजरिए से देख रही है, जनता जिस तरह से देख रही है, वो निश्चित एक सराहनीय है। शुरुआत में लोग समझ रहे थे कि अनुभव कैसे होगा, किस तरह की बातें मीडिया में भी हुई थी और जनता में भी हुई थी। आज मगर इस बात का बहुत संतोष पूर्वक हम कह सकते हैं कि पिछले 1-1.5 महीने में माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में जिस तरह से सरकार चल रही है, वो निश्चित एक पुराना अपनी विचारधारा, पुराने कामों को आगे बढ़ाना, शिवराज जी के कामों को आगे बढ़ाना और साथ साथ में अपनी कार्य प्रणाली की छाप छोड़ना, इन दोनों का अद्भुत समन्वय डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार में है। और एक और बात है कि जो संगठन की मंशा है वो भी पूरी हो रही है, जो नेतृत्व की मंशा है वो भी पूरी हो रही है, साथ साथ जनता की मंशा को सबसे आगे रखा जा रहा है कि हमने शिवराज जी की सरकार के दौरान जो काम हाथ में लिए थे उन कामों को निरंतर रखना और जो संकल्प पत्र में जनता से वादे किए थे उन वादों को अमली जामा पहनाना, ये जो कठोर चुनौती थी, उस चुनौती पर माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में सरकार बिल्कुल सही दिशा में बढ़ रही है। ये बिल्कुल सच है कि जनता भी खुश है। ठीक है, जनता भी खुश है। भूपेन जी को कर लेते हैं। भूपेन जी, आपका आकलन 1 महीने का सरकार को लेके? सरकार तो अभी ये शैशव काल में है और निर्देशित होकर ये सरकार चल रही है। तो दिल्ली की कड़ाऊ लेकर सरकार चल रही है, लेकिन जो इस बीच में जो बेचैनी है, इतने बड़े बहुमत को, जिसको ये दावा कर रहे हैं कि नहीं इतना बड़ा बहुमत मिला है, उस बहुमत के बावजूद भी ये जो बेचैनी है, चाहे वो शिवराज जी की बेचैनी हो या दीगर लोगों की बेचैनी हो, इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक उथल पुथल है। प्रशासनिक स्तर पर भी जो है ये सुगबुगाहट है। जिस तरीके से जो है बदले जा रहे हैं अधिकारी, उसमें भी ये दिखाई पड़ता है कि जो शिवराज की बेचैनी क्या, अब तो उनका बच्चा भी जो है, लड़का भी आया मैदान में, वो कह रहा है कि हम जो है आमने सामने की भी लड़ाई सर, इसको हमने सेकंड सेगमेंट के लिए रखा था डिबेट के, लेकिन आप पहले ही सवाल में ले आए। कोई बात नहीं, बात पूरी करिए आगे। तो ये जो चीज है, इससे पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जन कल्याण से ज्यादा अभी अंतर संघर्ष में उलझी हुई है। आज भले जो है मजबूरी में जो है शिवराज जी के बयान देने के बाद 1250 की किस्त दे दी गई है महिलाओं को, लेकिन ये दिसंबर में 1500 रुपए होनी थी, 450 रुपए में सिलेंडर दिया जाना था, 3100 रुपए में धान खरीदी जानी थी। धान की तो प्रोक्योरमेंट चालू हो गई है, गेहूं की प्रोक्योरमेंट चालू हो गई है, तो वो जो है उस दरों पे क्यों नहीं लिए जा रहे हैं जिस बात की घोषणा की थी। तो ये जो है निश्चित रूप से ये चिंता की बात है कि मध्य प्रदेश की जनता को जो वादे करके चला गया है, उनको वोट मिलते ही या तत्काल अगले महीने ही ठगने की बातचीत चालू हो गई। ठीक है, तो ये जो है पहले सवाल में सर पर्याप्त बढ़ गया। एक बार मैं पवन जी को इन कर लेता हूं। पवन जी, आपकी मार्किंग क्या है 1 महीने की मोहन यादव सरकार की, और फिर उसके बाद सेकंड सेगमेंट में आ ही जाएंगे। पहले तो मार्किंग ले लेते हैं जी। देखिए प्रवीण जी, कोई भी मुख्यमंत्री बनता है तो पहले मध्य प्रदेश का पूरा जो है परिदृश्य को समझता है। मध्य प्रदेश के जो जैसे कि प्रशासनिक समीक्षा चल रही है, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ के जो मुख्यमंत्री लगातार समीक्षा कर रहे हैं, तो संभाग लेवल पे खुद जाकर जो है लोगों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ भी चुनाव के दौरान कहीं जिलों में कलेक्टरों की शिकायतें हुई या संभागीय आयुक्त निष्क्रिय दिखे, तो उनको तत्काल बदलने का निर्णय भी लिया। तो मुझे लगता है कि अभी अपन किसी भी विषय पे एकदम निष्कर्ष पे पहुंच जाएं, ये बहुत जल्दबाजी होगी। और मोहन यादव बहुत कहना चाहिए कि बहुत धीरे धीरे जो है अपनी जड़ें जो है जमाने की कोशिश कर रहे हैं। चारों तरफ से उन पर आक्रमण हो रहे हैं, लेकिन वो फिर भी चुपचाप कान बंद करके, और एक कहना चाहिए कि तांगे में जिस तरह के घोड़ा लगा होता है कि अपने दोनों आंखों का जो फोकस है वो सामने रखता है, तो मोहन यादव उसी दिशा में काम कर रहे हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कौन क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है।
लेकिन एक हमारे जो अनुभव से जो हम कह सकते हैं कि एक मुख्यमंत्री तभी सफल होगा जब वो परिस्थितियों को समझेगा, और परिस्थितियों को समझने के लिए धरातल पे जाना होगा। तो वही मोहन यादव कर रहे हैं। तो अभी किसी भी निष्कर्ष पे पहुंचना बहुत जल्दबाजी होगी। ठीक है, अब इन कर लेते हैं ब्रजगोपाल जी को। ब्रजगोपाल जी, जो सेकंड सेगमेंट था वो इसी पे था कि इतनी बेचैनी क्यों है शिवराज जी को, क्यों लगातार हर जगह, और वो ऐसे लग रहा था कि भाई कुछ एक दिन बयान देके, जैसे हमने उमा जी को भी देखा था जब वो रिप्लेस हुई थी, गौर साहब को भी देखा था जब वो रिप्लेस हुए थे, तब इतना नहीं खिंचा। ये लगातार 1 महीने से लगातार मैं देख रहा हूं बयान। कल का भी उन्होंने कहा कि मैं कोई रिजेक्टेड नहीं हूं, और अभी भी मैं छोड़ के आया हूं, जहां भी जाता हूं मामा मामा कहते हैं। छोड़ के तो नहीं गए, मतलब एक तरह से छुड़वाया गया है। नहीं, देखिए कैसी बात करते हैं, किसी भी व्यक्ति को उसमें शिवराज जी को भी हमें शामिल करना पड़ेगा। क्या अपनी क्षमताओं से जनता को परिचित कराना कोई अपराध नहीं? अपनी क्षमताओं की चर्चा करना भी कोई अपराध नहीं है। और शिवराज जी जैसा क्षमतावान नेता जो कभी भी संगठन के किसी भी काम को करने से कभी पीछे नहीं रहे, उतनी क्षमतावान नेता की क्षमता से भारतीय जनता पार्टी भी बहुत बेहतर परिचित है। और भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से अगर देखें तो सर्वाधिक काल तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता शिवराज जी हैं। तो ना तो शिवराज जी की उपेक्षा है, ना शिवराज जी मैंने ये नहीं कहा, जो कह रहे मैंने ये नहीं कहा। चलिए मैं एक सप्लीमेंट्री ले लीजिए मेरा, प्लीज 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 एक सप्लीमेंट्री ले लीजिए। कि मैंने ये नहीं कहा कि वो उनकी क्षमता कम है या वो उनका वो तो आकलन किया ही नहीं। मैं कह रहा हूं आपने कहा सर्वाधिक साल तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति को फिर ये चीख चीख के क्यों बताना पड़ता है कि मैं बहुत लोकप्रिय हूं, मुझे लोग मामा मामा कहते हैं, मैं रिजेक्टेड नहीं हूं। वो तो ऑलरेडी मैंने जनता कहे तो बहुत अच्छा लगता है फिर सुनने में। नहीं, देखिए कुछ चीजें शिवराज जी के अपने स्वभाव हैं, और ये कोई भी आज नहीं कह रहे हैं, कभी आज नहीं कह रहे। देखिए वो जब मुख्यमंत्री थे तब के बयान और भाषण आप सब सुन सकते हैं, तब भी वो इसी तरह से संवाद करते थे। तो शिवराज जी की अपनी कनेक्ट करने की एक क्षमता है, उनकी अपनी एक शैली है, और वो उस शैली से बाहर नहीं है। वो कोई भी व्यक्ति जिस तरह की शैली से जीवन भर चलता है उसे बदलना संभव नहीं है। एक बात मगर भूपेंद्र गुप्ता जी ने जो प्रश्न उठाया है उसको मैं बता दूं कि गेहूं का प्रोक्योरमेंट चालू नहीं हुआ है, और जैसे ही गेहूं का प्रोक्योरमेंट चालू होगा, माननीय गुप्ता जी बिल्कुल निश्चित तय है, हमने मध्य प्रदेश के किसानों से ये वायदा किया है कि हम 2700 रुपए प्रति क्विंटल में खरीदेंगे, तो हम खरीदेंगे, इसकी बिल्कुल चिंता ना करें। हमने अपने संकल्प पत्र में जो जो वायदे मध्य प्रदेश की जनता से किए हैं, चाहे महिलाओं से किए हों, चाहे युवाओं से किए हो, चाहे किसानों से किए हो, गांव से किए हो और गरीब से किए हो, उन सबको पूरा करना हमारी सब पूरे। भूपेंद्र जी को इन कर लेते हैं सर, भूपेंद्र जी को इन कर लेते हैं। भूपेंद्र जी, ये तो वो कह रहे हैं कि सब पूरा होगा, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि भाई शिवराज जी अगर बोल रहे हैं तो वो उनकी शैली है, उसको लेके आप इस भाव मत रहिए कि बेचैनी है, अंतरकलह है, ऐसा कहना है ब्रजगोपाल जी का। ब्रजगोपाल जी बेचारे क्या बोलेंगे, उनके पास इसके लिए बोलने लायक वस्तुस्थिति है नहीं। दूसरा मैं ये कहूँ कि गेहूं का प्रोक्योरमेंट भले चालू नहीं हुआ, धान का तो हो गया। धान का कितना पैसा मिल रहा है आप बता दीजिए। ये जो है धान के बारे में भी हमारे संवाद किसानों से चालू है। भूपेंद्र जी बीच में नहीं बोल रहा, केवल आपसे एक जो है 1000 रुपए का अंतर है, ये बता दीजिए जरा जनता को, अपने सखी मुख से बता दीजिए। ये जो है ये जो ठगी है, ये जनता का जनमत को आपने जिस तरह से ठगा है उसकी जो है ये बानगी है। दूसरी चीज आप जो है कह रहे हैं कि ये शैलियों का संघर्ष है, उनकी ये शैली है कि अपने आप को पहले दीनहीन बताते हैं, फिर कहते हैं कि हम तलवार भी चलाना जानते हैं, फिर हम कहते हैं कि हम मैदान में भी उतर सकते हैं। ये कौन सी शैली है भाई? या तो आप दुखी हैं या आप जो है जुझारू हैं, एक ही काम हो सकता है। और तीसरी चीज जो है, अगर घर में पीड़ा नहीं है तो कभी जो है संघर्ष में पुत्र लोग नहीं उतरते। आपको इसको उनको शांति की उनकी व्यवस्था करनी चाहिए, उनके लिए जो है कोई स्थान ढूंढना चाहिए। और आपकी पार्टी का ये स्वभाव है, जब आपने जो है उमा भारती को हटाया था, उमा भारती भी हीरो थी, उसने सरकार बनाई थी, उन्होंने कहा था कि मैं सरकार बनाकर लाई, आपकी पूरी पार्टी कहती थी। और जब आपने उनको जो है उनको हटाया तो इस बुरी तरह से अपमानित करके हटाया। ये चीजें आज तक सामने, अभी तक उनका अपमान हो रहा है। उनको जो है आपने हेलीकॉप्टर नहीं दिया। और तीसरी चीज, इसी तरह से आपने व्यवहार किया था किसके साथ? श्रीमान बाबूलाल जी गौर के साथ। वही व्यवहार आप जो है इनके साथ कर रहे हैं। तो जिनकी सेवाओं का
आप इस तरह से मूल्यांकन करते हैं अपने लोगों की शैली के उसको झिड़क देंगे आप। ठीक है, आप अगर आप उनके काम की जब मूल्यांकन ठीक है। करते आप हैं, ब्रज गोपाल जी जवाब देना तो चाह रहे हैं, मैं जवाब आऊंगा ब्रज गोपाल जी, इसके तुरंत बाद आता हूं। एक बार मैं इन कर लेता हूं पहले पवन जी को। पवन जी, कैसे देखते हैं आप शिवराज जी की लगातार आ रही बयानबाजियों को, और ताजे ताजे अभी जो कार्तिकेय जी की बयानबाजी है, जो उन्होंने कहा कि भाई मैं लड़ जाऊंगा, उनके शब्द ये थे कि लड़ना पड़ा तो कार्तिकेय तैयार हैं तैयार हम। देखिए प्रवीण जी, प्राथमिक रूप से ये कह सकते हैं कि अभी मोहन सरकार को कांग्रेस की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जिस कार्यशैली में शिवराज सिंह चौहान काम कर रहे हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। सामने वाले को काम करने का मौका नहीं मिला और लगातार आप उस पर गोले दागते रहें, उस पर कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाते रहें, हर मंच का आप इस तरह से इस्तेमाल करें जैसे कि मोहन सरकार उनके दबाव में काम करे या एक डमी के रूप में काम करे, या हम 18 साल मुख्यमंत्री रहे तो अपनी क्षमताओं के दम पर है, भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं था। अब शिवराज सिंह चौहान जी को तो छोड़िए, उनके बेटे लगातार चुनौती दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अंदर के खाने में एक खबर चल रही है कि शिवराज सिंह चौहान बड़ी कोई कहना चाहिए भूमिका का अपने आप में वो कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार मंचों का वो उपयोग कर रहे हैं, ये अभी ये समय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े परिपक्व नेता हैं, वो कल्चर 4 बार के बीजेपी का मुख्यमंत्री कल्चर हैं, भी बड़ा नहीं, हमने लंबा देखा राजनीतिक बीजेपी अनुभव का है कल्चर। उनको। भाई आप देखिए कि वीडी शर्मा जी के बयान नहीं आते, हितानंद जी के बयान नहीं आते, और बड़े नेताओं के नहीं आते। जी जी पवन जी, बात पूरी करिए जी। और उसका कोई काउंटर जवाब नहीं दे रहा शिवराज जी का। शिवराज जी के जो भी जिस तरह की कार्यशैली है, लगातार वो जो बोल रहे हैं और बाकायदा उसको कट ऑफ करके वीडियो और उसको वायरल कर रहे हैं मीडिया में और पब्लिक में, तो मुझे जो लगता है कि शिवराज सिंह चौहान बहुत जल्दबाजी में इस तरह की राजनीति कर रहे हैं जो एक विपक्षी दल कांग्रेस को करना चाहिए। ब्रज गोपाल जी, अब जवाब और उसमें ये भी कि भाई देखिए आपकी पार्टी का कल्चर नहीं है, ये हम भी बोल रहे हैं, पवन जी भी इस बात से सहमत है कि जब कल्चर नहीं है ऐसा आपकी पार्टी का, उनके समर्थक भी जी पवन जी, जब शिवराज सिंह चौहान जैसा बड़ा नेता यह एक कदम उठा सकता है तो उनके समर्थक भी प्रश्न चिन्ह उठाना शुरू करेंगे। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली कतई नहीं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं पवन जी। ब्रज गोपाल जी जवाब दीजिए। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, गुप्ता जी ने अभी एक प्रश्न उठाया कि उमा जी को हटाया। हमने उमा जी को हटाया नहीं, उमा जी ने इस्तीफा दिया, और वो भी एक तिरंगा फहराने की घटना में वारंट होने के कारण। दूसरा, अभी उन्होंने कहा कि हमने हेलीकॉप्टर नहीं दिया। आदरणीय गुप्ता जी, आप विद्वान आदमी, आप जानते हैं कि जो व्यक्ति स्टार प्रचारक नहीं है, स्वास्थ्य कारणों से नहीं है, तो उनको यदि हेलीकॉप्टर देते तो वो खर्चा प्रत्याशी के उसमें जुड़ता है। तीसरी बात, जो कार्तिकेय चौहान की बात करी, मैं बड़ी विनम्रता और ईमानदारी से ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो वही होता है जो हमेशा संघर्ष के लिए तैयार रहे। चाहे ये अपनी बिल्कुल सरकार सच है। मेरी बात सुन लीजिए, सरकार किसी व्यक्ति की नहीं होती। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि सरकार और संगठन जब दोनों जो एक जगह से चलने लगते हैं, जब दोनों का रिमोट कंट्रोल कहीं एक जगह हो जाता है, तो याद रखिए संगठन की विचारधारा कभी सरकारों से पूरी नहीं होती। मैं बार बार हर डिबेट में ये चर्चा जरूर करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सरकारें साधन मात्र हैं, उस साध्य को पाने के लिए जो साध्य हमारे संगठन ने तय किया है। सरकारें लिए हमारे लिए साध्य नहीं है, और यही कांग्रेस के पतन का कारण बना कि उनके लोगों की संघर्ष करने की क्षमता समाप्त हो गई, खुद से भी समाप्त हो गई। और उसका आज सबसे बड़ा प्रमाण मिला कि 230 विधानसभा के प्रभारियों को बुलाया था, 100 भी नहीं पहुंच पाए। तो ये देखिए, संघर्ष करने की जो क्षमता की कमी आती है, और जब तक आप अपने में भी संघर्ष नहीं करेंगे, तो मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, जो बयान जनता के बीच में दिए जाते हैं उनके राजनीतिक मायने नहीं होते, परंतु जनता के उत्साह को बनाने के लिए, अपने साथियों कार्यकर्ताओं को उत्साह में रखने के लिए ये बयान दिए जाते। ठीक है, मतलब मान लो अगर वीडी शर्मा जी नहीं बोल रहे हैं या बाकी लोग नहीं बोल रहे हैं तो वो संघर्ष नहीं कर रहे। एक बार मैं भूपेन जी को इन कर लेता हूं। भूपेन जी, आप लोग विश्राम की मुद्रा में हो जाइए। जो भाव निकल के आया ब्रजगोपाल जी की बात से, कुछ दिन विश्राम की मुद्रा में रहिए। इन्होंने सरकार को साधन मात्र बना के रखा हुआ है कि सरकारें इनके लिए साधन मात्र हैं। संघर्ष यही कर करके व्यवस्थित कामकाज करते रहेंगे, आप देख सकते हैं दूर से बैठ के। इन्होंने बिल्कुल सच्चाई स्वीकार की। ये इसके लिए हम जो है बहुत आभारी हैं कि सरकार इनके लिए साधन मात्र है। साधन है लूट का, साधन है झूठ का, और साधन है इस बात का सरकार जो है पूरी बात सुने या पूरी बात जो आपके विश्वगुरु जी ने भाषण किया था कोविड के दौरान कि आपदा को अवसर बनाइए, इसी का तो साधन है आपकी सरकार।
और आपने जो है संसाधनों का सारा जुगाड़मेंट इसी के आधार पर किया। जन कल्याण तो आपका है नहीं आधार। जन कल्याण होता तो आप जो है उसको साधन नहीं मानते अपनी सत्ता को, और ये जो सत्ता को आपने साधन माना हुआ है उसका प्रदर्शन हर जगह हो रहा है। आज जो है रामलला जी के जो है प्रतिष्ठापन में आज जो है शंकराचार्यों की जो अवहेलना हो रही है वो सत्ता को साधन मानने के कारण ही हो रही है। जो धर्म गुरुओं का अनादर हो रहा है वो सत्ता को साधन मानने के कारण ही हो रहा है, और जो व्यवस्था पैदा हो रही है वो सत्ता को साधन मानने के कारण ही हो रहा है। सत्ता को साधन मत मानिए, सत्ता को जो है उपकरण मानिए जन कल्याण का, तब जाके जो है इस देश की सेवा होगी, तब जाके इस प्रदेश की सेवा होगी। तो आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने सच को स्वीकार कर दिया। वक्त थोड़ा क्लोजिंग के लिए जरूर आऊंगा। एक बार पवन जी को इन कर लेते हैं सर, पवन जी को इन कर लेते हैं। भूपेन जी मोटी मोटी पूरी बात आपकी ले ली। पवन जी एक इस मसले पे भी बात कर लेते हैं, कांग्रेस की फंक्शनिंग को लेकर जो ब्रज गोपाल जी ने सवाल उठाया, वो आज खबर भी थी कि भाई बहुत सारे लोग उनकी बैठक में जो कॉल की गई थी उसमें आए ही नहीं। तो क्या ये भी इसी भाव में है कि चलने दो, संघर्ष यहीं चलता रहेगा? हम जो मैंने भूपेन जी से मजाक में पूछा वही उसी भाव में कांग्रेस तो नहीं है कि हम देखते रहें, वहां इंटरनल चलता रहेगा? प्रवीण जी, आज दिल्ली में एक बहुत बड़ी बैठक बुलाई गई थी कांग्रेस ने, और वो जितेंद्र प्रसाद और कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता दिल्ली में मौजूद थे। और कांग्रेस ने जो जिला संयोजक बनाए हैं या संसद स्तर पर जो संयोजक बनाए हैं वो सारे लोग दिल्ली में थे। कुछ लोग आज रात में वापस लौट रहे हैं और कल फिर शायद भोपाल में बैठेंगे। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो संगठन है वो भी अभी खंड खंड बटा हुआ है। नए लोगों को जो है नेतृत्व मिला है, अब वो नए लोग जो है अपने हिसाब से कैसे संगठन को चलाएंगे, कमलनाथ जी कहाँ जाएंगे, दिग्विजय सिंह जी क्या निर्णय लेंगे, ये अभी बहुत विचारणीय प्रश्न है। क्योंकि कांग्रेस एक वो संगठन है जो एक व्यक्ति पर आधारित होता है, वो उसके पास कोई बुनियादी संगठन नहीं है, वो नेताओं के पीछे चलने वाला संगठन है। और अब उनके जो नेता है मध्य प्रदेश में, वो उमंग सिंगार के पीछे कितना चल पाते हैं, जीतू पटवारी के पीछे कितना चल पाते हैं, क्योंकि एक वरिष्ठ नेताओं की बहुत बड़ी सूची है कांग्रेस में। अब ऐसी परिस्थितियों में कांग्रेस के लिए तो केवल और केवल संघर्ष है। और उस समय जब 22 जनवरी का भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा आयोजन देश भर में छेड़ के रखा है, तो बहुत बड़ा सवाल है कांग्रेस क्या निर्णय लेती है, ये देखना होगा। एक बार ब्रज गोपाल जी जवाब भी देना चाह रहे थे उस वक्त, आप अपनी बात भी कह लीजिएगा, और मैं उसमें एक सवाल ऐड ऑन कर देता हूं कि आप कंफर्टेबल इसलिए हैं, जो पवन जी की बात से ध्वनित हो रहा है कि जो विपक्ष है वो उतना ताकतवर नहीं है, इसलिए आप मजबूत दिख रहे हैं। देखिए, ताकतवर ना हो ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। आपको याद होगा कि एक समय वो था कि भारतीय जनता पार्टी के पास 543 में से 2 लोकसभा की सीटें थी। हम ताकतवर नहीं थे, परंतु हम जिम्मेवार थे। कांग्रेस के साथ दुर्भाग्य यह है कि वे ताकतवर हो या ना हो, मगर जिम्मेवार वो कभी नहीं है। ये कांग्रेस का संकट है और इस देश का संकट है। दूसरा भी जो मैंने जिस पर आपत्ति थी, भूपेन जी ने अभी कहा कि 4 शंकराचार्यों ने इस तरह से कहा है, कृपया शंकराचार्य के पीछे छुपने का प्रयत्न ना करें। 2 शंकराचार्य पत्र जारी कर और 1 शंकराचार्य बयान जारी कर ये कह चुके हैं कि कांग्रेस जिस तरह का भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है वैसी कोई बात और कोई स्थिति नहीं है। तो मेरा बड़ा विनम्र आग्रह है कि आप अपनी राजनीति की रोटियां सेकिए, आप तुष्टीकरण की राजनीति करिए, परंतु इनमें शंकराचार्य जी के आवरण को डालने का काम मत कीजिए। और जहां तक कांग्रेस पार्टी का जो आपने मूल विषय कहा, मैंने फिर से कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति आज नहीं, 2003 से कांग्रेस एक प्रदर्शन ठीक से नहीं कर पाई। कांग्रेस हमेशा इस चक्कर में रहती है कि कभी बिल्ली के भाग से छीका टूटेगा। बाय डिफॉल्ट ठीक है, जवाब ले लेते भूपेन जी। बाय डिफॉल्ट आगे जाने की जुगत में रहते हैं आप लोग, ऐसा ध्वनित हो रहा है उनकी बात से, आपके एफर्ट बहुत कम होते, ये बोल रहे हैं। देश का विकास करेगा वही प्रदेश में सरकार बना पाए। भूपेन जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? संभव तो कोई तकनीकी दिक्कत है, एक बार पवन जी को इन कर लेते हैं। पवन जी, ये पूरे मसले में आज का जो एक विषय ये भी है कि भाई 1 महीने हुए, तो 1 महीने ठीक है, मैं भी मान रहा हूं कि बहुत मतलब दिस इज टू अर्ली अभी किसी को जज करना, लेकिन 1 महीना ये झलकाने के लिए तो पर्याप्त होता है कि आपका स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग क्या है। इस आधार पर यदि हम चर्चा करें डॉक्टर मोहन यादव के कामकाज की, तो आप कैसे परिभाषित करते हैं उसे? देखिए प्रवीण जी, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है,
कांग्रेस ने अभी तक 1 महीने के कार्यकाल में मोहन सरकार के ऊपर कोई भी सवाल नहीं उठाया। सवाल जो उठाने वाले हैं वो है पूर्व मुख्यमंत्री, उन्हीं के दल के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनका परिवार। तो मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दबाजी है। जब मोहन सरकार या मोहन यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के संभागों में जाकर समीक्षा कर रहे हैं, लोगों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, योजनाओं को कैसे क्रियान्वयन किया जाए इस पर चर्चा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस समय जो सवाल उठा रहे हैं वो उनके ही दल के लोग हैं। और ये एक भारतीय जनता पार्टी के बीच में बड़ी कश्मकश की स्थिति है कि इतना बड़ा नेता जिसको 4 बार मुख्यमंत्री बनाया और वो इस तरह की जल्दबाजी कर रहा है, तो ये मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में ये चर्चा ऊपर तक जा रही होगी या भेजी जा रही होगी। भेजी जा रही होगी। कोई होगा, माफ कीजिए, वक्त इतनी ही चर्चा की इजाजत देता है। मुझे यहीं पर तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना पड़ेगा, लेकिन मैं पवन जी की बात से सहमत हूं कि बीजेपी इस बात के लिए पहचानी जाती है कि बहुत डिसिप्लिन है उनके यहाँ। कोई भी ऐसी बात, मतलब तोल मोल के बोल जो शब्द है वो भाजपा के लिए ज्यादा एप्लीकेबल रहा है। ऐसे में यदि शिवराज जी या कार्तिकेय जी बोल रहे हैं तो उसके बहुत मायने होंगे और संभवतः है पार्टी के नेता भी इस मायने को डिकोड जरूर कर रहे होंगे। आज की इस चर्चा में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार को किसी खास मसले पर, खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए BS TV।